आईटी डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आपको जो स्किल टेस्ट में पूछे जाने वाले प्रैक्टिकल में से आपका महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जानकारी। अब जो वैद्युतिक मापक यंत्र होते हैं आपके, वैद्युतिक मापक यंत्र किसे कहते हैं, पहले तो ये आपकी जानकारी में होनी चाहिए। भाई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोल दिया या वैद्युतिक मापक यंत्र बोल दिया, तो वैद्युतिक राशियों को मापने वाले जो यंत्र होते हैं उसको वैद्युतिक मापक यंत्र कहते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अब वैद्युतिक राशि कौन कौन सी होती है, जैसे वोल्टेज, प्रतिरोध, करंट, पावर, ये क्या है, वैद्युतिक राशियां होती हैं। और इनको मेजर करने के लिए जो अपने मीटर काम में लेते हैं वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, जैसे हो गया वोल्टेज, तो वो वोल्ट मीटर से मापेंगे। आपका करंट आ गया, वो एमीटर से मापेंगे। आपका जो रेजिस्टेंस है वो ओम मीटर से मापेंगे। आपका पावर है वो वाट मीटर से मापेंगे। इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है इसी के अंदर, वो फ्रीक्वेंसी मीटर से मापते हैं। आपका जो पावर फैक्टर होता है वो पावर फैक्टर मीटर से मापते हैं। तो ये जितने भी आपके मीटर हैं, जैसे खपत है, वैद्युतिक खपत है, उसको एनर्जी मीटर से मापते हैं। और सभी राशियों को अपन माप सकते हैं एक मल्टीमीटर से। अपन अलग अलग मीटर से भी माप सकते हैं और सबका कंबाइंड जो मीटर होता है उसको बोलते हैं मल्टीमीटर। ठीक है, तो जितने भी मीटर हैं अपने पास, मैं ये तो आपको मीटरों के नाम बता देता हूं कौन सा मीटर कौन सा। ये जो आपका स्टार्टिंग वाला है वो वोल्ट मीटर है, सेकंड एमीटर है। एमीटर के अंदर एक तो होता है मिली एमीटर, एक होता है एमीटर। तो ये तो छोटा बड़ा मान होता है, कम ज्यादा मान होता है। मिली में मापना हो तो मिली एमीटर और एम्पियर में मापना हो तो एम्पियर मीटर। ये देखो एनालॉग टाइप के हैं, ये दोनों डिजिटल टाइप के हैं। डिजिटल वोल्ट मीटर है, डिजिटल एमीटर। आजकल डिजिटल जमाना है तो डिजिटल मीटर भी आ गए। ये है आपका वाट मीटर, ये है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को किससे दर्शाते हैं अपन, कोस फाई से। तो इसमें पावर फैक्टर मीटर भी लिखा हो सकता है और कोस फाई भी लिखा हो सकता है। ये HZ लिखा हुआ था हर्ट्ज, ये होता है आपका फ्रीक्वेंसी मीटर। ये है आपका ओम्स लिखा हुआ है, ये प्रतिरोध। और ये KWH लिखा हुआ होता है, इसमें एनर्जी मीटर होता है। और मेगा ओम लिखा होता है, वो होता है मेगर। मेगर का क्या यूज होता है, मेगर का हाई इंसुलेशन की मात्रा का, हाँ, एक चालक का इंसुलेशन प्रतिरोध। ठीक है, चालक जैसे पीवीसी है, पीवीसी का इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होता है, जैसे वायर पे जो चढ़ा होता है ना इंसुलेशन, उसका मापते हैं। और ये जो सारी राशियों को माप देता है ये होता है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर में भी डिजिटल और एनालॉग, ये एनालॉग टाइप का आपका। ठीक है, और ये हो गया डिजिटल। एक मीटर और है आपका क्लैंप मीटर, जिसको टोंग टेस्टर के नाम से भी बोलते हैं। तो ये क्लैंप मीटर होता है कि सप्लाई के तार को बिना काटे, चालू लाइन है उस तार को छेड़ना नहीं है, फिर भी आप करंट मेजर कर सकते हैं क्लैंप से। इसकी एक क्लैंप खुल जाती है और इसके अंदर वायर को डाल दिया जाता है और ये आपको करंट मेजर करके बता दे। ठीक है, इसको तो बोलते हैं टोंग टेस्ट। अब देखो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो विद्युत सप्लाई होती है ये कितने प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है, एक तो होती है AC और एक होती है DC। तो DC के मापने वाले यंत्र अलग होते हैं और AC को मापने वाले अलग होते हैं। ठीक है, एक टाइप होती है MI टाइप यंत्र और एक होता है MC टाइप यंत्र, मूविंग आयरन और मूविंग कॉइल टाइप। मूविंग आयरन वाले यंत्र होते हैं वो AC भी माप देते हैं और DC भी मापते हैं। ठीक है, और मूविंग कॉइल वाले यंत्र हैं ये ओनली DC वैद्युतिक राशियों का ही मापन करते हैं। ठीक है, तो पहले तो आपको सप्लाई के अकॉर्डिंग मीटर की पहचान करनी है कि कौन सा मीटर कौन सी वैद्युतिक राशि को माप रहा है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि AC सप्लाई आ रही है और DC वाले मीटर ले लिए। अब AC और DC का आपको तो भाई जहां काम करोगे आप, तो वहां भी आपको पता होना चाहिए। अब जैसे स्किल टेस्ट में पूछ लिया कि ये मीटर है, इतने मीटर, देखो कोई 100 मीटर पड़े अपने पास, तो 100 मीटरों में से कोई पूछ लेगा कि MI टाइप का वोल्ट मीटर लेके आओ, MC टाइप का वोल्ट मीटर लेके आओ। अब उसमें MI टाइप और MC टाइप, आप ये तो सेम साइज के और सेम डिजाइन के हैं, तो आपको देखना पड़ेगा। अब तो इसका सिंबल होता है, उस सिंबल से आपको पहचान करनी है। ये देखो इसके अंदर AC का सिंबल लिखा हुआ है जी। ये AC का भी होता है और इसके साथ DC का सिंबल भी आ जाता है।
ये एसी का सिंबल और एक डीसी का, तो ये एसी और डीसी दोनों को माप देता है। मूविंग आयरन टाइप। लेकिन कई बार ये एसी और डीसी का सिंबल नहीं आता है, आपको एमआई और एमसी का सिंबल देखना है। ठीक है, अब देखो इसमें ये सिंबल देखो, ऐसे कुछ करके एक सिंबल बना हुआ है, जी, ये किसका सिंबल है? तो एसी का, ये है एमआई का, एमआई का। मूविंग आयरन का सिंबल। ठीक है, अब देखो 1 मीटर में आपको दिखा देता हूं डीसी वाला, ये देखो डीसी का सिंबल है, ये देखो इधर इस प्रकार का सिंबल बना हुआ है, बना हुआ है क्या? जी सर, कहाँ? नीचे, ये बना हुआ है एम के नीचे, है ना, एम के नीचे ये इस प्रकार का सिंबल है, ये है आपका एमसी, मूविंग कॉइल। इससे आपको पहचान करनी है, चाहे उस पे एसी का सिंबल आए, चाहे डीसी का सिंबल आए, चाहे सिंबल ना आए। एम आई का सिंबल ये होगा और एमसी का सिंबल ये होगा। अब ये तो केवल आपकी डीसी सप्लाई का ही मापन करेगा, वोल्ट मीटर है तो वोल्टेज मापेगा, एमीटर है तो करंट माप देगा। ठीक है, जबकि एम आई का सिंबल आपको बताया था कि इसका सिंबल देखना है, आपकी नजर इस पे होनी चाहिए सिंबल पे, तो ये आपका एसी और डीसी ये दोनों को माप सकता है, पहचान कर लोगे ना। अब मैं आपको कोई भी मीटर मंगवाऊंगा तो ये आपको बता दूंगा एम आई टाइप का या एमसी टाइप का, वोल्ट मीटर लेके आना है, वाट मीटर लेके आना है, और या आपका ये जो एमीटर वोल्ट मीटर जो भी है, ये मीटर है आपके सामने, तो यहाँ से आपको देख करके ले जाना है। ठीक है, हाँ, स्किल टेस्ट में ऐसे ही कई बार तो ये पर्ची टाइप बना देते हैं कि आपको एक पेज दे दिया और उस पे नंबर डाल दिए, जैसे सर एमसी टाइप का है हैं? हाँ, ये एमसी टाइप का। अब इसमें देखो कौन सी राशि मापनी है, करंट मापना है कि वोल्टेज, तो ये क्या मापेगा? ये सर करंट माइक्रो। इसमें लिखा होता है या तो ए या एम ए वाला तो 1 एम्पियर से कम मापेगा। जी सर, ठीक है, जैसे 500 मिली, 600, 800, 900 मिली एम्पियर तक है। डीसी के लिए आ जाएगा। हाँ, डीसी के लिए आ गया। 1 एम्पियर से ऊपर की रेंज का है तो वो एम्पियर में ही है, यही लिखा रहेगा। जैसे आपको मैं दिखाऊं, यहाँ लिखा होगा, देखा एमीटर दे, ये रहा ना, 0 से आ गया आपका 1 एम्पियर तक। अब इसमें एम में लिखा हो तो वो मिली एम्पियर में, इसमें देखो 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, तो ये मिली में आ गया। 100 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर, 300, 500, 600, 800, और एक इसमें देखो ये मिली एम्पियर ही है, लेकिन ये टाइप कौन सा आ गया? एम आई टाइप का ही। तो इसमें 100 कितनी है? 100 मिली एम्पियर से 500 मिली। अब इसी का एमीटर चेक करो, वो देखो ये भी पॉइंट वाला ही है क्या? ये देख लो 5 एम्पियर तक का है, ये 1 से स्टार्ट होगा, इसमें ए आ गया और इसमें एम ए आ गया, तो 1 एम्पियर से कम। ठीक है ना, 500, 600, 700 जो भी मिली एम्पियर में, 1000 मिली एम्पियर में 1 एम्पियर होता है, तो 1000 मिली एम्पियर तक वो मिली एम्पियर कहलाएगा, जबकि 1 एम्पियर से ऊपर निकल जाएगा ना वो एम्पियर मीटर। ठीक है, लेकिन सर जैसे ये डीसी के लिए हो जाएगा, ये तो एसी के लिए हो जाएगा, तो एसी डीसी दोनों के लिए ही है। हाँ, एम आई प्रकार का है ना, हाँ, तो वो एसी डीसी दोनों में काम ले लेंगे, जबकि जो एमसी टाइप का होता है वो केवल डीसी डीसी का ही हो, स्पेशल डीसी के लिए बनाया गया। ठीक है, अब देखो कनेक्शन वगैरह ये सारे प्रैक्टिकल जैसे अपने चलेंगे, उसमें आप कनेक्शन करना भी सीख जाओगे। आपको तो काम ये करना है कि आपको जैसे वोल्ट मीटर का चयन करना है, तो वोल्ट मीटर का वहां फंसा देते हैं कि वोल्ट मीटर रख दिए, वहां 0 से 500 वोल्ट तक की रेंज का भी मिलेगा आपको, और 0 से 300 वोल्ट तक की रेंज का भी मिलेगा। ठीक है, तो इसका चयन कैसे करोगे आप? भाई दे दिया आपको वोल्ट मीटर, उनके पास 2 प्रकार के हैं, 0 से 300 वाला भी है, 0 से 500 वाला भी है, लेकिन आपको निर्धारण करना है कि मेरे को प्रैक्टिकल कौन सा करना है। अगर 3 फेज का प्रैक्टिकल है तो आपको 500 वोल्ट से कम रेंज का नहीं लेना है। ठीक है, रेंज लिखी रहती है इन पे, देखो ये वोल्ट मीटर है, ये कितने वोल्ट तक का है? 300। ये सिंगल फेज सप्लाई के लिए एलिजिबल, सिंगल फेज सप्लाई देते हैं, सिंगल फेज सप्लाई का मान 230, 240 वोल्ट तक रहता है, तो अपन ले रहे हैं 300 का, इससे कम नहीं लेना है आपको। ठीक है, अगर मैं 3 फेज की बात करूं तो एक 500 वोल्ट का देखो, एक वोल्ट मीटर होगा यहाँ, और ऐसा भी देख लो, मीटर बहुत है यहाँ, वो वोल्ट मीटर
वोल्ट मीटर उधर है क्या? ये सर ये हाँ ये 500 वाला ही है, उधर से ले ले, घूम के ले ले। हाँ ये 500 वाला दे दे मेरे को। ये 3 फेज के लिए आप काम में ले सकते हैं। 3 फेज वोल्टेज जो रेंज होती है आपकी वो 415 440 वोल्टेज होती है, तो आपको 500 का लेना है, और 230 240 के लिए 300 का लेना है। अब इसको आप सिंगल फेज में भी ले सकते हैं और 3 फेज में, दोनों के लिए है। जबकि आपको बोल दे कि वहां सिंगल फेज का मीटर है और 3 फेज का भी है, तो आपको चाहिए ना, आपको करना है। ठीक है, हाँ वो देखते हैं कि उसको नॉलेज है या नहीं। वो वोल्टेज की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ फेज की बात कर रहा है। फेज की तो बात करेगा ना, तो आपको 3 फेज का प्रैक्टिकल से पता लग जाएगा कि 3 फेज का है कि सिंगल फेज का है। हाँ सिंगल का आ गया ना, तो 300 वोल्ट तक, तो 300 की रेंज है इसमें, इसमें तो 500 तक की है। जबकि 300 वाले में 500 वाली मत लगा देना, 400 वोल्टेज वाली मत लगा देना, ये बात का ध्यान रखना आप। हाँ, और आपके पास, आपको पता होता है कि मेरे पास 240 वोल्टेज आ रहे हैं, कोई भी अपन लोड लगाएंगे तो उस लोड के अनुसार आपको रेटिंग निकालनी है, करंट रेटिंग, और उस करंट रेटिंग के आधार पर ही आपको एमीटर का चयन करना है, जो एम्पियर मीटर है ना। अब मान लो कि आपको 100 वाट का कोई वो लगाना है, बल्ब लगाना है लोड में, तो उसके लिए आपको सर्किट में एमीटर लगाना पड़ेगा। तो उस सर्किट में कितना करंट, कितनी रेंज तक का आप एमीटर लगा सकते हैं? 300। नहीं करंट निकालो ना, निकाल लो, उसमें आई की वैल्यू निकालो, पी बटा वी। तो पी आपका 100 वोल्ट 100 वाट का है पावर, और वोल्टेज आप दे रहे हो इसमें 240, तो कितना करंट आएगा इसमें? निकल जाएगा सर, कैलकुलेशन निकाल लो, 0.4 के लगभग इसमें करंट आएगा। कहने का मतलब है आपका एमीटर 1 एम्पियर तक का भी आपके पास है, वो भी आप 100 वाट वाले लोड में लगा, और आपको लगा दी, मान लो कि 5 HP की मोटर दे दी, तो उसके लिए आपको 5 HP के आधार पे लगाना है। 5 HP की मोटर कितना करंट ले सकती है? HP को वाट में कन्वर्ट कर दो भाई, HP 5 है लेकिन 735.5 ये ले लो, अपने मीट्रिक के हिसाब से ले लो, तो इसका आप 7×35 4000 वाट के लगभग आएगा, है ना, मल्टीप्लाई कर लेना। अब इसमें आप 3 फेज की मोटर चला रहे हो, तो इसमें 415 वोल्टेज का भाग लगा दो, आपकी करंट रेटिंग आ जाएगी। करंट रेटिंग मतलब 400 का लगा दिया, तो मतलब 10 एम्पियर के लगभग का आपका मीटर आ रहा है, तो आप 10 से ऊपर का लो, उसकी रेटिंग से ऊपर का कम मत लो, ठीक है ना। ऐसे करंट रेटिंग निर्धारित करके आपको करंट मीटर या एमीटर का चयन करना, ठीक है। वाट मीटर का भी वही आधार हो गया। वाट मीटर कौन सा इसमें? ये है। अब आपको ये पता है कि 5 HP इसकी पावर है, ये हॉर्स पावर है ना, तो 5 HP में कितना वाटेज आ गया भाई? 4000 के लगभग आ रहे हैं अपने पास, तो 4000 वाट का आपके पास। अब जैसे ये 3000 वाट तक का ही, ठीक है, तो आपको 5000 वाट, कुछ कितना भी वाट हो, है ना, उस हिसाब से आपको वाट मीटर का चयन करना है आपके पास। हाँ, मान लो आपने लगा दिया कोई इमर्सन हीटर लगा दिया 500 वाट का, तो 500 वाट से ऊपर का रेंज का ले लो वाट मीटर, 600 वाट का ले लो, 700 800 900 1000 जो भी, लेकिन उस वाटेज रेंज से थोड़ा ऊपर ले लो, ठीक है। ये वाट मीटर हो गया। पावर फैक्टर है, तो पावर फैक्टर में आपको लोड से कोई मतलब नहीं है भाई, आपका पावर फैक्टर लीड कर रहा है, ले कर रहा है, यूनिटी है, वो दर्शाएगा, ठीक है। पावर फैक्टर के भी प्रैक्टिकल है आपके। अब बच गया आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डीसी सप्लाई है, तो आपको फ्रीक्वेंसी मीटर लगाने की कहां जरूरत है ना। हाँ, तो एसी सप्लाई है तो आपको फ्रीक्वेंसी लगानी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी आपकी मान कितना होता है फ्रीक्वेंसी का? 50 हर्ट्ज होता है, तो इसमें तो 50 45 से 55 तक दे रखा है, ये 5% टॉलरेंस होता है इसमें, तो ये 45 और 55 3% होता है क्या? 3% होता है इसमें, 5% तक इसमें वो रहता है ना मेरी। तो 45 47 49 है। मेगर में तो कोई सप्लाई से मतलब नहीं, आपको तो इंसुलेशन, इसका तो प्रैक्टिकल है, इंसुलेशन लगा के चेक करना है कि इसका इंसुलेशन कितने मेगा ओम है। हमेशा इंसुलेशन प्रतिरोध मेगा ओम में मापा जाता है, ठीक है। ये
टॉन्ग टेस्टर। टोंग टेस्टर की रेंज होती है कि कितने रेंज तक ये माप सकता है, 50 एम्पियर, 100 एम्पियर, 150 एम्पियर, 200 एम्पियर, उस रेंज के अनुसार आपको टोंग टेस्टर खरीदना है। ठीक है भाई, लाइन के हिसाब से इसमें कितनी लाइन है उस हिसाब से, ज्यादा हाई वोल्टेज लाइन, हाई करंट लाइन है तो उसके लिए CTPT लगा करके आपको मापन करना है। ठीक है, सर करंट करना मापेंगे, वोल्टेज माप से कैसे सकते हो टॉन्ग टेस्टर से सर? वोल्टेज भी माप सकते हैं इससे, लेकिन ये स्पेशल करंट के लिए बनाया गया है, इसमें सारा मल्टीमीटर का भी फंक्शन दिया गया है। ठीक है, ये आपका मल्टीमीटर है। तो मल्टीमीटर के अंदर मेन बात ये है कि इसमें जो करंट रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग है उससे ज्यादा पे मत लगाना। अब एक करंट रेटिंग अधिकतम दी है 10 एम्पियर, 10 एम्पियर से ज्यादा कोई मापना ही नहीं है, ट्राई मत करना, नहीं जल जाएगा ये। सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। वोल्टेज रेंज होती है इसकी 1000 वोल्ट, किसी की 700 और किसी की 500। अब जो पीला कलर का जो ये आपका मल्टीमीटर है वो मेरे को उठा के दे। अब ये है 1000 वोल्ट तक की रेंज का। अब इस पर रेंज लिखी होगी आपकी वोल्टेज का, देखो कहाँ है इसमें, ये भी 1000 वोल्ट तक ही है। ठीक है, ये देखो यहाँ से 200 और 750 और 1000 वोल्ट तक है। एक और छोटे वाला मीटर दिखा, लगवा दो क्या दो, 750 वोल्टेज है, कम हो गया ना। उस बड़े वाले की भी 1000 थी, इसकी भी अपनी 1000 है और इसकी 750। हो सकता है कोई 500 का भी आए। ठीक है, तो आपको उस वोल्टेज, अब 1000 वोल्ट 500 सिंगल फेज 3 फेज अपन माप सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 11000 वोल्टेज वाले लाइन पे मत लगा देना, जल जाएगा। जल जाएगा। बाकी वहां तो अपन 11000 वोल्टेज को मीटर से थोड़ी मापते हैं, वहां तो पोटेंशियल टर्मिनल होते हैं और ये सप्लाई के पैरेलल में होता है। आपके लोड लगाता है ना फेज और न्यूट्रल, तो 3 फेज है तो 2 फेजों के बीच में लगाओ, लगाना इसका पैरेलल में ही। ठीक है, सिंगल फेज है तो फेज और न्यूट्रल के बीच में लगाओ। 2 पॉइंट है, 3 फेज है तो दोनों फेज लगाओ इसमें, 2 दिया इन और 2 निकाल लिया आउट। ठीक है, जो आपका वोल्टेज आएगा वो दर्शा देगा। अगर सिंगल फेज है तो एक साइड में फेज दे दो और एक साइड न्यूट्रल दे दो, निकाल लो, ये आपका सिंगल फेज वोल्टेज दर्शा देगा। अगर एमीटर की बात करें तो एमीटर को आपको श्रेणी क्रम में लगाना है। इसको अपन फेज के श्रेणी क्रम में बोल दो या लोड के श्रेणी क्रम में, होना चाहिए श्रेणी क्रम में। ठीक है, फेज वायर लिया, एक पॉइंट पे दे दिया, दूसरे से निकाल लिया फेज, और न्यूट्रल आप डायरेक्ट जाने तो सिंगल फेज है तो, और आपका 3 फेज सप्लाई है तो एक फेज में ये लगा दो काट के वायर को, और एक 2 जाने दो डायरेक्ट, एक फेज की जो करंट है वो दर्शा देगा। 2 फेज है तो 2 फेज का 3 फेज ही रहेगी उसमें तो। अब ये 3 फेज है, 3 तार जा रहे हैं, एक तार को काट के ये बीच में एमीटर लगा दो और 2 वायर से डायरेक्ट जाने दो। अलग अलग फेज की अलग अलग करंट होती है, अनबैलेंस लोड होता है तब, और बैलेंस लोड है तब ये सेम रहेगी करंट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने ये डिजिटल वाले। डिजिटल के अंदर आपको CTPT लगानी पड़ती है, तो इनमें 4 टर्मिनल होते हैं, 2 में CT लग जाएगी, 2 में PT लग जाएगी, और 2 में आपका वही कनेक्शन है वोल्ट मीटर वाला। इसमें अलग से CTPT अलग से लगानी पड़ती है। ठीक है, ठीक। अब चलते हैं अपने वाट मीटर पर। वाट मीटर में 4 टर्मिनल आते हैं। 4 टर्मिनल क्यों देते हैं वाट मीटर में? 2 कॉइल होती हैं वाट मीटर के अंदर। पूछ लेते हैं कि इसमें 4 टर्मिनल क्यों आए? क्यों सर, इसके अंदर प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल होती है और एक कॉइल के 2 टर्मिनल होते हैं, तो 4 टर्मिनल हो। ठीक है, जोड़ना कैसे है इसमें? सीसी सीरीज में सर। सीसी तो सीरीज में, करंट कॉइल तो, और प्रेशर पैरेलल में। ठीक है, इनको जोड़ना, एक करंट कॉइल का एक प्रेशर कॉइल का कॉमन करके फेज दे दो, करंट से निकालो और प्रेशर को न्यूट्रल लगा के जोड़ दिया। कनेक्शन है इसका और पावर फैक्टर, वाट मीटर और पावर फैक्टर मीटर का कनेक्शन दोनों का सेम है। इसका जैसे प्रैक्टिकल आएगा सब मीटरों के कनेक्शन करना मैं सिखा दूँ। ठीक है, आप थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं इसमें। अब आ गया आपका ये फ्रीक्वेंसी मीटर। फ्रीक्वेंसी मीटर एक ऐसा मिल सकता है आपको जिसमें 3 टर्मिनल हो। फ्रीक्वेंसी मीटर आपको ऐसा मिल सकता है जिसमें 2 टर्मिनल हो। 2 टर्मिनल वाला सिंगल फेज का भी हो सकता है, 3 फेज का भी हो सकता है। वो आपको कैसे चेक करोगे? इस पे लिखा होता है एक तो कॉमन और एक होता है 415 वोल्ट या 440 वोल्ट भी आ जाता है। एक अगर कॉमन
और 230 वोल्ट या 240 वोल्ट आ जाए तो ये तो सिंगल फेज का रहेगा, ये 3 फेज का रहेगा। 3 पॉइंट वाला रहेगा तो वो सिंगल और 3 दोनों का रहेगा। अब ये सिंगल और 3 दोनों का है, और ये सिंगल का है कि या 3 का है, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये सिंगल का ही आता है छोटा वाला, है ना। अभी इसमें देखो लिखा होगा एक तो कॉमन, एक 230 और एक 440 लिखा हुआ ना। अगर आपको सिंगल फेज की फ्रीक्वेंसी मापनी है तो एक तो लगाओ फेज और एक लगाओ न्यूट्रल। फेज न्यूट्रल कहाँ लगाना है, कॉमन में लगा दो न्यूट्रल, फेज में लगा दो 230 वाला पॉइंट में। ठीक है, अगर आपको 3 फेज मापना तो एक कॉमन में लगा दो और एक 440 में लगा दो, दोनों फेज लगाने। ठीक है, सिंगल फेज के लिए कॉमन और 230 में लगाया फेज न्यूट्रल, और 3 फेज के लिए कॉमन और 440 में दोनों फेज लगाने। ठीक है, अच्छा, इनका सब 2 in 1 कर देंगे, ये भी टर्म निकाल है 2 पॉइंट निकाल के एक बना देंगे उसका भी। किसका पॉइंट कहाँ लगाने? 3 फेज में जो बताया सर आपने। अरे 3 फेज में तो 2 ही फेज काम करेंगे आपके, अच्छा जी। एक तो न्यूट्रल का ही काम करता है घूम फिर के सारे कन्वर्ट। ठीक है, 3 फेज में 2 फेजों के बीच में कहीं लगा दो इसे। ठीक है, 3 फेज में एक हमेशा क्या करता है, न्यूट्रल का काम करता है, सर्किट पूरा करता है। तो ये क्या होता है कि इसमें आप 0 से स्टार्ट हुई एक फेज की वेव, ये निकल गई। अब दूसरी वेव 90 डिग्री आगे से चलेगी, तीसरी वेव 90 डिग्री पीछे से चलेगी। तो ये 0 वाली 90 डिग्री आगे वाली ये 2 फेज हैं, तो ये न्यूट्रल का काम कर रहा है। फिर ये ऊपर की तरफ चला जाएगा तो इनमें से एक नीचे की तरफ आ जाएगा, वो करने लग जाएगा न्यूट्रल। तो घूम घूम करके कभी किसी का ये राउंड फिगर में क्या होता है, आपस में फेज न्यूट्रल हो जाते हैं। बाकी है तीनों फेज, क्योंकि न्यूट्रल तो अपन कह नहीं सकते इसको, क्योंकि कुछ समय बाद में ही फेज बन जाता है। तो ये बारी बारी से एक सर्किट को पूरा करता है और उसको न्यूट्रल का ही काम कर रहा है। तो आप किसी में भी 2 में आप लगा दें। ठीक है, आपने देखा होगा कि 3 फेज सिस्टम है और एक न्यूट्रल लगा हुआ है। अगर न्यूट्रल के साथ तीनों फेज की आपने सप्लाई मापते हैं, 230 240 वोल्टेज आता है पर फेज में, तो इस हिसाब से तीनों में तो 600 700 वोल्टेज होना चाहिए। लेकिन अपन क्यों मानते हैं 440, क्योंकि उसमें 2 में ही है, एक तो न्यूट्रल का ही काम कर रहा है। ठीक है, हाँ। अब आपका एनर्जी मीटर, तो एनर्जी मीटर सिंगल फेज की बात करें तो 2 इनपुट के आते हैं और 2 आउटपुट के आते हैं। इसमें 3 फेज है तो 3 फेज में 3 इनपुट के आएंगे, 3 आउटपुट के आएंगे। तो ये भी आपका जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में समय में आपको सिंगल फेज और 3 फेज दोनों का सिखा दूंगा। तो बेसिक जो आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट थे, इनकी बेसिक जानकारी आपको दे दी गई है। अब प्रैक्टिकल में आपको इसका कनेक्शन करना, मेजर करना, वो आपको सिखा दें। ठीक है, थैंक यू।